नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं कि जनसंचार में जब हम अपना कोई भी संदेश किसी को पहुंचाना चाहते हैं तो कई माध्यम होते हैं, उसके द्वारा हम अपना संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कई बार ये होता है कि वो संदेश जो लोगों तक पहुंच रहा है उसका प्रभाव हमें तुरंत पता चल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रापक तक हमारा संदेश पहुंच जाता है तब भी हमें उसका प्रभाव, उसका असर हमें पता नहीं चल पाता है। ऐसी ही कई बहुत सारी जिज्ञासाएं थी कि ऐसा आखिर होता क्यों है कि किसी संदेश का प्रभाव हमें तुरंत पता चल जाता है लेकिन किसी संदेश का प्रभाव हमें लास्ट तक भी पता नहीं चल पाता है। इसी को जिज्ञासाओं का जवाब जानने के लिए हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कोशिश की और उसके फलस्वरूप कई उनके जो मॉडल्स थे, प्रारूप थे, वो हमारे सामने आए। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अरस्तु का संचार का प्रथम बुनियादी प्रारूप की। हम सभी जानते हैं कि अरस्तु बहुत ही बड़े दार्शनिक हैं और अरस्तु ने जो ये संचार का प्रथम बुनियादी प्रारूप दिया था, इसकी खोज 2300 वर्ष पूर्व इसकी खोज की थी। अरस्तु का ये मानना था कि उनके प्रारूप के हिसाब से जनसंचार के अंदर जो 5 प्रारूप हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला प्रारूप था उनका वक्ता, दूसरा था उनका संदेश, तीसरा था उनका श्रोता और फिर अवसर और उसके बाद था प्रभाव। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2300 वर्ष पूर्व इस प्रारूप की खोज की गई थी। उस समय कोई भी आज के जमाने के जो हमारे जनसंचार के माध्यम है वो नहीं थे। हम सभी जानते हैं कि उस समय जो भी बात हम लोगों तक पहुंचाते थे उस समय ढोलों के द्वारा या मुनादी करा करके लोगों को एक जगह एकत्रित करके अपनी बात को पहुंचाया जाता था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने इन 5 प्रारूप की खोज की। उन्होंने बताया कि जनसंचार के लिए ये 5 प्रारूप का होना जरूरी है। जैसा कि हमने जाना कि पहला है वक्ता। अरस्तु का मानना यह था कि किसी भी संदेश को कहने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए वक्ता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय हम ढोल के माध्यम से, नगाड़ों के माध्यम से मुनादी करा करके लोगों तक, जनसमूह तक अपनी बात को पहुंचाया जाता था। जब मुनादी होती थी या नगाड़े होते तो एक व्यक्ति बैठ करके जो भी अपनी योजनाएं होती थी या जो भी संदेश देना होता था वो संदेश वो लोगों तक कहता था। तो यानी कि उस समय वक्ता का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए अरस्तु ने कहा कि किसी भी जनसंचार के लिए सबसे पहले वक्ता का जरूरी है, जो कि बोल सके कि वो क्या कहने जा रहा है, संदेश को डिलीवर लोगों तक कर सके। फिर अरस्तु ने बात की थी संदेश की, क्योंकि वक्ता है लेकिन यह भी जरूरी है कि वो संदेश क्या कहने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जो संदेश है वो संदेश किस भाषा में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है और हम उससे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और हम उसको कुछ भी संदेश देना चाह रहे हैं तो वो हमारा संदेश कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं डालेगा, कोई भी असर उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या कहने जा रहा है। तो इसलिए अरस्तु का मानना यह था कि जो भी संदेश दिया जाए वो संदेश की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो जन जन तक पहुंच सके। वो भाषा हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, फारसी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है और सबसे बड़ी बात स्थानीय भाषा हो सकती है। तो उस समय की अगर हम देखेंगे तो जो मुनादी कराई जाती थी या नगाड़ों के द्वारा जो संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता था उसमें ज्यादातर जो भाषा का यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, वो वहां की स्थानीय भाषा होती थी। तो अरस्तु ये कहते थे कि वक्ता के साथ साथ जो संदेश हम देने जा रहे हैं उस संदेश की भाषा का भी हम ध्यान रखें, भाषा का ऐसा प्रयोग करें उस संदेश में जो लोगों की समझ में आ जाए, बहुत ही सहज हो भाषा, बहुत ही सरल हो भाषा। उसके बाद अरस्तु का मानना था कि श्रोता, बिल्कुल वक्ता है, संदेश है, संदेश में जो जन जन तक पहुंचने वाली भाषा उसका हम प्रयोग करें, लेकिन अगर श्रोता नहीं है तो हमारा जो संदेश हम कह रहे हैं, कहने जा रहे हैं, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो संदेश बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए उस समय सबसे पहले नगाड़ों को पीट करके लोगों को इकट्ठा किया जाता था। फिर उनके सामने जब लोग इकट्ठे हो जाते थे, श्रोता आ जाते थे, फिर उनको संदेश बताया जाता था कि वो संदेश क्या कहने जा रहे हैं। उसके बाद अरस्तु कहते हैं कि अवसर, बिल्कुल उस समय सबसे बड़ी बात ये होती थी कि किस अवसर के लिए वो संदेश दिया जा रहा है। कर की बात की जा रही है, कर का अवसर है, या किसी त्योहार की बात की जा रही है, उसका अवसर है, उससे संबंधित कोई संदेश दिया जा रहा है। तो अरस्तु का मानना था कि वक्ता, संदेश, श्रोता के साथ साथ हम किस अवसर पर जाकर के वो संदेश दे रहे हैं वो अवसर भी हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मानते थे अरस्तु प्रभाव,
कोई कहते हैं ना कि हमने संदेश को दे दिया, लेकिन श्रोता पर वो प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। हम जो चाहते थे कि श्रोता जो संदेश सुनने जा रहा है उस संदेश को उसी प्रभाव तरीके से सुने जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। तो अरस्तु का कहना यह था कि वक्ता हो, संदेश हो, श्रोता हो, अवसर हो, लेकिन अगर उसका प्रभाव सकारात्मक नहीं पड़ता है तो ये सारा संदेश बेकार हो जाता है। तो अरस्तु का यही कहना था कि किसी भी जनसंचार के लिए ये 5 प्रारूप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है: वक्ता, संदेश, श्रोता, अवसर और प्रभाव। जनसंचार के प्रारूप में हम बात करेंगे दूसरा, संचार का SMCR प्रारूप। जी हाँ, ये प्रारूप हमें दिया था डेविड के बर्लोज ने, जो कि जनसंचार की दुनिया में लेकर के इस प्रारूप को लेकर के आए थे। जैसा कि SMCR, इसका मतलब है S यानी सोर्स यानी प्रेषक, दूसरा M यानी मैसेज यानी कि संदेश, फिर C यानी चैनल, माध्यम, R यानी कि रिसीवर और प्रापक। जो बर्लोस थे उनका कहना यह था कि किसी भी संचार की या जनसंचार की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये 4 तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। S यानी कि सोर्स यानी कि प्रेषक, यानी कि जो संदेश दिया जा रहा है वो संदेश कहां से निकल के आ रहा है, उसका स्रोत क्या है और उसको कौन देने वाला है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन संदेश दे रहा है ये जानना जो रिसीवर है उसके लिए। तो बर्लोस का यही कहना था कि किसी भी जनसंचार के प्रारूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है सोर्स की और प्रेषक की, यानी कि कौन उनको संदेश दे रहा है। फिर उनका कहना था कि M यानी कि मैसेज काम करता है, संदेश प्रेषक ने आ गया, फिर उसके बाद वो क्या संदेश देगा, किस बारे में संदेश है, किस बारे में बात की जाएगी। फिर वही बात आती जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि संदेश देते समय हमें भाषा का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो संदेश दे रहे हैं ताकि हमारा संदेश प्रभावी हो जाए, लोगों के जन जन तक ज्यादा तक पहुंच सके, उसका प्रभाव हम तक ज्यादा तक पहुंचे। इसके लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो संदेश की भाषा हम क्या प्रयोग में ला रहे हैं, यानी कि हम वो भाषा प्रयोग में लाएं। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा संदेश प्रापक कौन है, उस प्रापक को ध्यान में रख करके हम अपने संदेश की भाषा का प्रयोग करें तो जाकर के उसका असर हमें दिखाई देगा। तो बर्लोस यही कह रहे थे कि प्रेषक के साथ साथ संदेश के जब काम में आता है तो संदेश के लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी भाषा का ध्यान में रखें। प्रेषक आ गया, संदेश आ गया, अब हम चूज करेंगे माध्यम, यानी कि हमने मैं हूं जैसे मुझे आपको संदेश देना है, मैं आ गई, मेरा संदेश आ गया, लेकिन अब मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा माध्यम यूज करना है। मैं खाली श्रव्य माध्यम यूज करूंगी, यानी कि अगर रेडियो यूज करूंगी ताकि लोगों तक पहुंचे, या प्रिंट मीडियम यूज करूंगी ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां तक ही मेरा मैसेज पहुंचे, या दृश्य श्रव्य दोनों यूज करूंगी ताकि लोग देख करके भी उसको समझ सके। तो जब हमारे पास प्रेषक हो जाता है, संदेश हो जाता है, उसके बाद बात आ जाती है माध्यम की, और हम माध्यम ऐसा चूज करें कि हमारी बात ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। हम ध्यान में रखें कि हमारे जो संदेश दिया जा रहा है उस संदेश को, उसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वहां पढ़े लिखे लोग नहीं है और हमने अपने संदेश को भेजने के लिए माध्यम प्रिंट मीडिया को अगर हमने चूज कर लिया तो हमारा संदेश भेजना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे जिनको हम संदेश भेज रहे हैं वो संदेश प्रापक कौन है। तो सबसे पहले हम इस चीज को ध्यान में रखें, उसके बाद अपने माध्यम को चूज करें। बर्लोस का ये कहना था। फिर बर्लोस ने बात की थी रिसीवर की, यानी कि प्रापक की। आपका संदेश प्राप्त करने वाला कौन है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप जिसको संदेश दे रहे हैं वो संदेश प्राप्त करने वाला है कौन। आप ये सारी तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? प्रेषक भी है जो कि खुद संदेश बना रहा है, आपने भाषा भी बहुत अच्छी यूज की है, माध्यम भी बहुत अच्छा आपने प्रयोग में लिया है, लेकिन प्रापक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी संदेश को भेजने में हमें प्रापक को जानकारी होना, प्रापक की बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो भी संदेश दिया जा रहा है वो उसी तरह से असर करे उस प्रापक के ऊपर जिस तरीके से प्रेषक चाहता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बर्लोस ने ये माना कि हमारे किसी भी जनसंचार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं प्रेषक का होना, संदेश का होना, माध्यम का होना और प्रापक का होना। इनमें से अगर किसी भी चीज को हम हटा देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी संचार की एक कड़ी, एक श्रृंखला है वो टूट जाएगी और वो हमारा जो संचार है उस तरीके से हम जिस तक पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएगा। साथ में बर्लोस का ये भी कहना है कि इसमें मानवीय भूमिका को अहमियत दी गई है। बर्लोस के इस प्रारूप को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूरा मानवीय भूमिका को अहमियत करके इस जो बर्लोस का प्रारूप है इसको तैयार किया गया है। तो आज तो हमने जाना अरस्तु के संचार का प्रथम बुनियादी प्रारूप और संचार का SMCR प्रारूप।
अगले वीडियो में हम और जो जनसंचार के हमारे प्रारूप हैं उनकी हम बात करेंगे। नमस्कार।